हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट, आज जो चैनल है, आज चैनल में मैं 11th क्लास फिजिक्स 11th क्लास की मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो चैप्टर आज का स्टूडेंट है वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज का जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आज पहला लेक्चर है स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो द फ्रेम ऑफ द रेफरेंट मोशन एंड रेस्ट एंड द काइंड्स ऑफ मोशंस एंड जो आगे है दैट इज अ डिस्टेंस एंड और डिस्प्लेसमेंट। इनको मैं एक्सप्लेन करूँ। देखिए स्टूडेंट, ऐसा है जैसे कि आइंस्टीन ने रिलेटिव थ्योरी दी थी। उनके हिसाब से यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ना तो रुकी हुई है ना चल रही है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे कि आप ये से जानते हैं कि अगर कोई बॉडी ए बी सी तीन या बी में आप बैठे हुए हैं, यानी आप ऑब्जर्वर हैं। अगर आप बी में बैठे हैं, आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और बगल में एक कार है, उसके भी जो कार वो भी मूव कर रही है, वो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो आपके बगल में पैरेलल और आप ही के डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी आपसे फास्ट है वो। लेकिन आप जो कार के अंदर बैठे, क्योंकि आपकी कार की अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो आपको वो जो ए कार है वो कार आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई नजर आएगी। आपसे दूर जा रही 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि एक्चुअली में उसकी स्पीड कितनी 70। लेकिन 70 स्पीड कौन बता रहा? जो ऑब्जर्वर कार के बाहर जमीन में खड़ा हुआ है उसको तो वो बिल्कुल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं, लेकिन आप ऑब्जर्वर, आप रेफरेंस पॉइंट, आप किसी बी कार में है तो आपको वो कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं। उसी समय एक बगल से आपकी कार अपोजिट डायरेक्शन में आपकी तरफ से जाती हुई नजर आती और उसकी एक्चुअल स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है? जो बाहर जमीन बैठा हुआ। लेकिन आप जब उसको कार को देखते हैं तो वो 50 + 10 आपकी स्पीड जुड़ जाती है और वो कार आपको सी कार आपको 60 किलोमीटर पर आवर से आपके तरफ से पास होती हुई नजर आती है। यहाँ आपको 60 किलोमीटर आपको नजर आती है, जबकि एक्चुअली में वो 50 है। तो यानी ए कार 70 है लेकिन आपको 60 नजर आती है, और सी कार 50 है तो वो भी आपको 60 नजर आती है। इसका रीजन क्या है कि ये रिलेटिव थ्योरी बताती है। अकॉर्डिंग दिस ये कि आप किस स्टेट में, यानी आप कौन से फ्रेम में हैं। रेफरेंस फ्रेम आपका, फ्रेम का मतलब है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, आप जानते हैं कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स वाई चलता है, या 3 डायमेंशनल जिसको एक्स वाई जेड बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल जैसे कि ये कोई एक पॉइंट है, ये आप मान सकते हैं कि कोऑर्डिनेट है ऑर्थोगोनल एक्स वाई जेड। और ये जो पी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स वाई जेड। आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्स में आपको जो है 90 डिग्री, आपका एक्स पे, वाई पे और जेड पे जो ये पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट मिले वो एक्स वाई। तो ये आपका रेफरेंस आपका जो है फ्रेम कहलाएगा। ये फ्रेम कहलाएगा। तो फ्रेम कैसी स्टेट में, अगर फ्रेम खुद मूव कर रहा है तो आपको ये 60 की स्पीड, ये 60 की स्पीड नहीं लगेगी। अगर ये फ्रेम अगर ऑब्जर्वर बाहर आके जमीन में खड़ा हो जाए तो उसको ए कार जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नजर आएगी और सी आपको जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही नजर आएगी स्टूडेंट। अगर वो जो रेफरेंस फ्रेम है वो बाहर की तरफ, वो जमीन में खड़ा हुआ है, यानी कि पेड़ पौधों के साथ वो खड़ा हुआ तब। तो इसीलिए ये होता है स्टूडेंट, जैसे कोई एक P1 पॉइंट है, यहाँ पे कोई बॉडी, वो बॉडी मूव करके P2 पॉइंट में पहुंची, तो इस यहाँ पे जो उसका जो रेस्पॉन्स, जो उसका रेफरेंस जो फ्रेम है वो x1 y1 और z1 होगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा था उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x2 y2 और z2 हो जाएगा P2 पॉइंट पे। तो P1 से लेकर ओरिजिन तक जो ये रेफरेंस पॉइंट का हमारा जो ओरिजिन है, यहाँ से जो ये जो वेक्टर है ये हमारा कहलाता है पोजीशन वेक्टर, जिसको हमने S1 से दिखाया। इट इज S1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहते हैं? S1 S2 इज ए पोजीशन वेक्टर। और यस, S1 S2 के पोजीशन वेक्टर से, और इनके जो बीच के जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये हमारा S1 क्या चीज है? इट इज ए पोजीशन वेक्टर एट P1 पॉइंट, और ये S2 वेक्टर क्या है? इट इज ए पोजीशन वेक्टर एट द P2 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? और P2 पॉइंट का S2 वेक्टर और S1 वेक्टर जो ये डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, जो देखिए डिफरेंस यहाँ दिखाया है, इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? डिस्प्लेसमेंट। और एक्स वाई जेड हमारे ऑर्थोगोनली हमारे ये एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपको मेरा रेफरेंस पॉइंट ये चीज बताई। तो एब्सोल्यूट रेस्ट, पूरे यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में कोई बॉडी हो ही नहीं सकती। क्योंकि कोई बॉडी अगर आपको रेस्ट में नजर आ रही तो आप समझ लीजिए कि आप, अगर आप अपने आप को रेस्ट में समझ रहे, लेकिन अगर आप मोशन में हुए तो वो बॉडी भी आप ही के डायरेक्शन में, आप ही की स्पीड से मूव कर रही है, तो वो आपको रेस्ट में नजर आएगी। लेकिन एक्चुअल में इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन इस पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है, या जैसे कि हम जमीन में खड़े हम चल रहे हैं तो हम पेड़ पौधों को रेस्ट में मानते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जमीन के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में, लेकिन
हम जो मोशन में है तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि हम जब मूव कर रहे हैं तो पेड़ पौधे, हम बल्कि रेस्ट में, बल्कि पेड़ पौधे मूव कर रहे हैं, यानी पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा है, आप रेस्ट में, ये भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स थ्योरी कहलाती है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन में ये है कि देयर आर रिलेटिव क्वांटिटी, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। कोई चीज रेस्ट में है कि मोशन में, ये रिलेटिव है। या आप किससे उसको किस रेफरेंस फ्रेम से आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगला जैसे मोशन है, रेस्ट इज रिलेटिव क्वांटिटी, ये हमेशा देना, मोशन और रेस्ट ये रिलेटिव क्वांटिटी है स्टूडेंट। कोई भी बॉडी परफेक्टली एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती और एब्सोल्यूट वो मोशन में नहीं रह सकती, क्योंकि आप किससे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस रेफरेंस आप कर रहे हो सकता है वो रेफरेंस भी आपका मूव कर रहा हो, जो रेफरेंस फ्रेम है वो भी पॉइंट मूव कर रहा है। इसलिए ये कोई चीज गारंटी के साथ नहीं है कि कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में, ठीक है। हाँ, ये माना जा सकता है कि दो बॉडी के बीच का सेपरेशन कम होता है या उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता है, तो हम कहते हैं वो दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है। लेकिन कोई बॉडी है T1 टाइम पे और T2 टाइम पे उनके बीच का जो सेपरेशन वो बिल्कुल फिक्स है, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वो रेस्ट में। ये भी हो सकता है कि दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड से दोनों तरफ एक तरफ जा रही है, तो तभी वो बॉडी रेस्ट में कहलाएंगी एक दूसरे के लिए। या एक ही स्पीड से वापस आ रही है एक जगह, कहीं दोनों एक ही डिस्टेंस बनाए हुए वो वहीं रुकी भी पड़ी, तभी वो रेस्ट में, यानी 3 कंडीशन है वो रेस्ट में मानी जाएगी। लेकिन अगर उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता है या घटता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आपको समझाएगी। अब जैसे मोशन भी 3 तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन जैसे कि कोई रॉकेट सीधा चला जा रहा है स्ट्रेट, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि आप ये देखते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ये हमारे ऑर्थोगोनल फ्रेम है, और इसमें ये अगर कोई बॉडी एक्स के पैरेलल जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, जब एक्स के पैरेलल जा रहा होगा तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट उसके कांस्टेंट बने रहेंगे, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी 1 डायमेंशनल एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। अगर वो वाई की तरफ मूव कर रहा है तो एक्स और जेड ये हमारे कांस्टेंट है, या जेड के डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहे हो तो जेड के कोऑर्डिनेट तो बदलेंगे, मतलब जेड के कोऑर्डिनेट क्या है वो वेरिएबल होंगे, लेकिन एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या कांस्टेंट हो जाएंगे, इसी ध्यान रखिए। यानी कोई बॉडी अगर एक्स के अलाउंग मूव कर रही है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट तो वेरिएबल हो गए, लेकिन वाई और जेड हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। तो इस तरह का जो मोशन है, जो जिसमें 3 कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3 कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट आपका जो है वेरिएबल होता है और 2 कोऑर्डिनेट हमारे कांस्टेंट रहते हैं, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव कर रही है, जैसे आपने किसी एक चींटी को जमीन में रख दिया तो चींटी में वो एक्स वाई मतलब एक प्लेन में मूव कर रही है, तो ऐसे केस में क्या, इसमें इस तरह के जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है वो किसी प्लेन में होते हैं, ये किसी लाइन में हो, देखिए ये लाइन लिखा हुआ, ये किसी एरिया में होता है, किसी प्लेन एरिया में होता है, यहाँ लिखा प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में जो मोशन होता है इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन में स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें एक कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट बना रहेगा, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में एक कोऑर्डिनेट कोई भी आपका कांस्टेंट बना रहेगा, और जो बाकी दो कोऑर्डिनेट वो वेरिएबल की तरह काम करते हैं, यानी उनकी जो वैल्यूज है बदलती रहती है। जैसे कि ये कोई बॉडी हमारी x1 z1 वाली पोजीशन में था, तो यानी यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट है, y क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, y हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा x1 y1 यहाँ पोजीशन में ये मूव करके x2 y z2 में यहाँ पे आ गए, तो अंडरस्टूड, आप समझ रहे कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट x1 z1 हो गए, यहाँ पे क्या x2 z2 हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x और z के तो आपके जो कोऑर्डिनेट वो तो बदल रहे हैं, लेकिन इसके जो हमारे जो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे बिल्कुल नहीं बदल रहा है, तो यानी कि ये हमारा 2 डायमेंशनल होगी। ऐसे 3 डायमेंशनल होता है इसमें स्टूडेंट, इसमें वॉल्यूम में देखिए मोशन है, जैसे आपने किसी बटरफ्लाई को या किसी को हवा में छोड़ दिया तो बटरफ्लाई एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट मूव कर रहे हैं, यानी इसके तीनों कोऑर्डिनेट हमारे क्या वेरिएबल होते हैं, इसमें कोई भी कांस्टेंट, यानी कि अगर यहाँ पे बटरफ्लाई थी यहाँ से मूव करके इधर क्या यूं जा रही, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1 और z1, अब क्या हो गया x2 y2 z2 हो गया, यानी कि ये वेरिएबल की तरह, यानी तीनों कोऑर्डिनेट आपके जो इसके क्या वेरिएबल है, तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक हमारा क्या मोशन कराते हैं। अब स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस बता दें, किसी 2 पॉइंट के बीच में जो टोटल जो है नॉन डायरेक्शनल जो लेंथ होती है, मैंने क्या बोला, नॉन डायरेक्शनल लेंथ, उस लेंथ को हमें टोटल लेंथ को हम लोग बोलते हैं आपके डिस्टेंस बोलते हैं, और इसके कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं, मतलब इसमें कोई भी हमारा डायरेक्शन नहीं, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर होता है, लेकिन सीजीएस, लेकिन अगर 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आप ये देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं डायरेक्शनल लेंथ, और ये हमारी क्योंकि इसमें डायरेक्शन है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, इसका ऐसा यूनिट मीटर ये भी होता है, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जैसे 1 डायमेंशन में आप देखिए कोई जैसे
ये पोजीशन का ग्राफ है और ये क्या टाइम का ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि ये टाइम के ग्राफ के पैरेलल जा रही है ग्राफ, तो यानी बात क्लियर हो जाती है स्टूडेंट कि ये बॉडी रेस्ट में है। किसमें? रेस्ट में। लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती, पोजीशन और टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता, तो ये जो हमारा जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है। लेकिन तीसरे ग्राफ में पोजीशन और टाइम का ग्राफ में आप देख रहे हैं उसकी जो पोजीशन बदलने की जो रेट है वो अलग अलग हो रहा है। तो ये अलग अलग रेट ये शो करता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये चीज क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये रेस्ट में बॉडी का ग्राफ है, पोजीशन है और टाइम का ग्राफ। ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का ग्राफ है और ये क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन मैंने स्टूडेंट आप लोगों को मैंने बता दी। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने फिजिक्स क्लास 11 की मैंने जो चैप्टर लिया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें मैंने फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, मोशन और रेस्ट और टाइप्स ऑफ द मोशंस और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको जो है आपको मैंने एक्सप्लेनेशन किया। आई थिंक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो उसे लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिए स्टूडेंट। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। आप लोग करते तो उसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।